नमस्कार, आज हम देखने जा रहे हैं एक हमारे एग्जांपल्स। लास्ट जो हमने चैप्टर चालू किया था रिंग्स, फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन का, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे थ्योरम्स करी थी। आज हम देखने जा रहे हैं इसके एग्जांपल। तो इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल लेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी बड़ा होता था, इसलिए हमने पहले से इसको लिख के रखा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रूव दैट द सेट आर इज अ commutative ring for addition module 5 and multiplication module dot 5 in an integral domain। हिंदी में यदि आप कहें तो हिंदी में कैसे सिद्ध कीजिएगी समझिए। आर योग मॉड्यूल प्लस 5 डॉट मॉड्यूल 5 के लिए क्रम विनिमय बना है, क्या ये एक पूर्णांकित प्रांत भी होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। योग मॉड्यूल प्लस 5 और गुणन मॉड्यूल डॉट 5 के लिए हम यहाँ पे एक सारणी बना देंगे। तो सारणी बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको प्लस करेंगे तो 0 और 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, 0 और 1 प्लस करेंगे 1 आएगा, 0 2 प्लस करेंगे 2 3 3 0 एंड 4 4। ठीक है, इसी तरीके से 0 एंड 1 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 एंड 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 एंड 2 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 एंड 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 एंड 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5। और हमने मॉड्यूल कितना ले रखा है +5, तो 5 पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा। 2 एंड 0 2 हो जाएगा, 2 एंड 1, ये इन सबको मैं लाइनों को हटा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, उस सेम वही 2 एंड 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 को हम कितना लगेंगे 0 एंड 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 में से यदि 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 3 के साथ भी वही सेम ऐड करेंगे और यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऐड करेंगे, तो ये हमारी सारणी बन जाएगी। अब इस तरीके से डॉट के लिए बना लेंगे। डॉट के लिए बनाएंगे तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 एंड 0 1 0 एंड 1 0। तो 0 से तो किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। एंड फिर इधर ये वाला लाइन भी सेम ऐसे 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही चलता जाएगा। और इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को 2 से 2 3 4। ठीक है, 2 को 1 से 2 4, 3 से करोगे कितना आ जाएगा 3 2 से 6 और 6 में 5, 6 में से 5 हटा लो कितना बचेगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा। 4 3 से 4 2 से कितना 8। अब 8 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से सेम 3 आ जाएगा, 3 2 से 6 कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 3 से 9। यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बच जाएगा, तो ये 4 है। ठीक है, फिर 4 3 12 होते हैं और 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो ये बचा 2। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 4 एकम 4 4 3 4 दूनी 8 3 आ जाएगा, 4 3 12 12 में 2 बच जाएगा और 4 4 16 होते हैं, तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारणी बन जाएगी। तो बस सारणी बनाने का काम था इसमें, फिर तो बस थ्योरी लिखनी थी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ही इजी काम है। अतः सारणी से स्पष्ट है कि ये क्रम विनिमय है और ये क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव है, तो हम लिख सकते हैं बाय दिस टेबल R+5 इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप एंड बंटन नियम का भी ये पालन कर रहा है, मतलब एंड इट इज़ ऑल्सो फॉलोज द लीनियर रूल का भी ये फॉलो करता है। और R++ ये क्या है क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो 1 भी क्या करेगा इसमें अलाय करता है, क्योंकि R ऑब्वियसली R मतलब पूर्णांक, यहाँ पे रियल नंबर है, तो 1 तो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता ही है। तो डॉट के लिए यहाँ पे तत्समकव्य या फिर आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पर अलाय कर देगी, डॉट के लिए 1 ही तो होती है आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को जैसे A.1 कितना होता है A होता है, तो 1 आइडेंटिटी हो जाती है डॉट के लिए, तो 1 यहाँ पे है। तो और 0 भी अलाय करता है रियल नंबर्स में, तो क्योंकि 0 एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है तो 0 भी अलाय करता है। सो फॉर ऑल यहाँ पे आइडेंटिटी यानी तत्समकव्य तो है। ठीक है, तत्समकव्य हो गया। अब क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं,
ये हमने सबसे पहले क्या किया, तत्सम कव्य, कि कोई भी रिंग हो तो रिंग के लिए क्या होना चाहिए, रिंग प्रूफ करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, एक तो क्रम विधि में होना चाहिए, ठीक है, एक उसमें सहचर्यता होना चाहिए, दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, तीसरा उसमें क्या होना चाहिए, बंटन नियम, या फिर हम कहें लीनियर क्या बोलते हैं, रूल फॉलो करना चाहिए, यानी कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन फॉलो करना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, एक रिंग हो जाता है, और एक बंटन नियम भी होना चाहिए, ठीक है। अब यदि वो रिंग उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो तो वो क्या हो जाती है, एक इंटीग्रल डोमेन हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तत्समकव्य है, ठीक है, हाँ, और सॉरी, तत्समकव्य भी होना चाहिए, तत्समकव्य तक तो हमने देख लिया, यानी रिंग तो हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रल डोमेन भी है, तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए, जीरो डिवाइजर भी होना चाहिए, जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए सर। तो जीरो डिवाइजर ना होने के लिए हमने लास्ट टर्म में देखे थे हमने किस तरीके से जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट समझेंगे यहाँ पे जीरो डिवाइजर है कि नहीं। हमने माना ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि आर में है, और ए एंड बी बिलोंग टू ए डॉट बी क्या होगा, ज़ीरो होने लगेगा। या वैसे समझते हैं ए एंड बी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो क्योंकि रियल नंबर में ऐसे जो भी पॉसिबल है कि जब ए भी ज़ीरो हो और बी भी ज़ीरो हो, है ना, तभी तो पॉसिबल होगा ए डॉट बी क्या हो, या सॉरी या तो ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो, तभी तो पॉसिबल है ए डॉट बी भी ज़ीरो हो, है ना, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रियल नंबर में तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अतः आर क्या हो जाएगा, शून्य भाजक रहित हो जाएगा, ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा, है ना। अतः जो जीरो डिवाइजर के विदाउट हो गया तो यहाँ पे आर क्या हो गया, एक इंटीग्रल डोमेन हो गया, यानी एक पूर्णांकीय प्रांत हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड वन एग्जाम्पल, या फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, मैंने पहले से ही फ़ोटो बना के रखी है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा हमें इसमें, ठीक है। ये देखिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कि सिद्ध कीजिए कि m+n√2 m पूर्णांकों के आकार वास्तविक संख्याओं की समुच्चय संख्याओं के योग के गुणन के लिए वलय है ना, क्या ये क्षेत्र भी है। और यदि इंग्लिश में देखें तो प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m+n√2 where m and n are integers with ordinary addition and multiplication forms a ring with a field, ठीक है। इम्पोर्टेंट अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, कई पीछा भी गए रेस्पॉन्स में। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आर इस तरीके से है, ठीक है, आर एस ये हमें गिवन ऑलरेडी है ना। तो एक सेकेंड में पेन तो है इतना कर लेते हैं, ये सही है, ठीक है ना। तो देखिए हमने माना कि m1+n1√2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये तो है, और m2 और n2√2 भी किसमें है, आर में है। तो हमने दो जो है नंबर्स ले लिए इससे ग्रुप के। तो m1 n2 ये सब किसमें है, आर में है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप ऐड करें, क्यों, क्योंकि हमें प्लस के लिए और डॉट के लिए दोनों के लिए देखना पड़ेगा ना, रिंग या फिर जो भी हमसे पूछा गया है ना, कि हमसे क्या पूछा गया है, एक समुच्चय है वलय यानी रिंग, है ना, एंड फील्ड क्षेत्र, है ना, फील्ड, ठीक है, पूछा गया है। और तो देखिए सबसे पहले रिंग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो ये दो एलिमेंट ले लिए, इनको ऐड कर दिया तो ये यहाँ देखिए m1 और m2 दोनों अलग लिखिए, और n1 और n2 दोनों अलग लिखिए, कॉमन क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि m1 m1 n2 सब किस में बिलोंग करते हैं, आर में। तो ये एडिशन भी किस में बिलोंग करेगा, सॉरी जेड में, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, पूर्णांक ही तो है ना, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, है ना। तब देखिए
आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि m1n1√2 डॉट के लिए तो हम देख रहे हैं m2n2√2, ये किसके बराबर होगा, तो m1m2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और n1n2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √2 मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऐसा किया। फिर इसी प्रकार m1n2 ये वाला और n1n2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा। तो m1m2 n1n2 बिलोंग्स टू z है, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। तो r योग मतलब गुणन के लिए क्या हो जाएगा, संगत या फिर बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। बाइनरी ऑपरेशन मतलब r इज बाइनरी फॉर डॉट एंड प्लस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ओके नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं आर का प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्या है तथा हम ये जानते हैं योग तथा गुणन के लिए वास्तविक संख्या सहचर्य होती है, इसलिए भी योग तथा गुणन की संक्रिया के लिए सहचर्य, यानी आर क्या है, रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। आर मतलब रियल नंबर, और हम क्या जानते हैं, तो मल्टीप्लाई में किसी भी रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या होगा, सहचर्यता का और लीनियर का इनका पालन करता है, मतलब क्रम विनिमय पर कम्यूटेटिव रूल का भी फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, तो हम लिख सकते हैं कि संक्रिया के लिए ये क्या कर रहा है, सहचर्य भी है और क्रम विनिमय भी यानी कम्यूटेटिव भी है, और ये क्या है, सहचर्य भी है। तो देखिए अब 0 भी इसमें रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो मैंने m1 और n1 0 ले लिए, तो यहाँ पे ये नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो 0 भी z में है, तो प्लस के लिए हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई, है ना। 0 + 0 के लिए तो आइडेंटिटी होती है, तो हम कह सकते हैं 0 + 0√2 ये क्या हो जाएगी, प्लस के लिए तत्समक अवयव बन जाएगा या फिर आइडेंटिटी बन जाएगी। उसी प्रकार मल्टीप्लाई के लिए भी निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तत्समक अव्यय है, जैसे कि अब तत्समक अव्यय मिल गया तो आप प्लस के लिए इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। देखिए m + n√2, और यदि आप बराबर 0 कर दें, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -m - n√2 बराबर क्या आता है फिर 0 + 0√2, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस के लिए इन्वर्स हो जाएगा। योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इन्वर्स निकाल लिया तो यहाँ तक हमने फील्ड तक तो कर ही लिया था। अब यहाँ पे प्रतिलोम भी विद्यमान है, तो प्रतिलोम विद्यमान है तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एक सेकेंड, शायद यहाँ पे कुछ मिस कर दिया। और यहाँ पे मिस ये कर दिया कि यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस तक ही इन्वर्स निकाला है ना, तो इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए तो निकाला ही नहीं। चलिए मैं इसे समझा देता हूँ, इसमें है नहीं है वो फोटो। तो देखिए क्योंकि गुणन संक्रिया के लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम क्या जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी या तत्समक अवयव या आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है ना, रियल नंबर्स के लिए, है ना, 1 ही होती है आइडेंटिटी। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें m + n√2 के टर्म में यदि 1 मिल जाए, फॉर एग्जांपल m यदि 1 हो, n यदि 0 हो, तो ये मिल जाएगा ना हमें 1, है ना। तो ये दोनों नंबर्स m और n और √2 ये तीनों किसमें बिलोंग करते हैं, r में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि m1 + 0√2 डॉट m + n√2
बराबर क्या आएगा, m प्लस n रूट 2, है ना, ये तो चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके लिए तत्समक अवयव या आइडेंटिटी हो गया है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इन्वर्स भी निकालेंगे इसका। तो इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स किस तरीके से निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम r के लिए विद्यमान होना चाहिए क्या, देखिए जैसे m प्लस n रूट, है ना। अब इसका इन्वर्स मिले तो इसको मतलब ऐसे नंबर से किसी से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 1 कब मिलेगा, जब मैं इसे 1 बाई एम एक से 1 बाई एम प्लस n रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तब 1 मिल जाएगा। तो 1 अपॉन m प्लस n रूट 2। अब अगर आप देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज़ नॉट बिलोंग्स इन z, है ना। z मतलब इंटीजर्स में ये नहीं हो सकता। जिस मान लीजिए m बराबर 1 हो, n बराबर सपोज 0 है, सपोज कीजिए, या फिर m बराबर 2 है और n बराबर 0 है, तो ये 1/2 आ गया, तो ये इंटीजर नहीं है ना, तो यहीं पे फेल होगी कंडीशन। तो इसलिए क्या होगा, ये एक रिंग तो है बट एक फील्ड नहीं है ना। इसी तरीके से अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हमारा हो गया। अब ये देखिए, ये वाला एग्जांपल, सिद्ध कीजिए कि गाउसी पूर्णांकों में समुच्चय j बराबर m प्लस आयोटा n समुच्चय संख्याओं के यौगिक और गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष वलय है या क्या पूर्णांकीय प्रांत है, क्या एक क्षेत्र है। शो दैट द सेट j of Gaussian integers from a ring is ordinary addition and multiplication of complex numbers. Now देखिए j बराबर क्या गिवन है, m प्लस आयोटा n, तो m प्लस आयोटा n n1 और n2, m1 और m, बस दो एलिमेंट से लिए। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को वही सेम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी z में बिलोंग करेंगे, ये भी z में बिलोंग करेगा, ये भी z में बिलोंग करेगा, तो ये इसमें j में बिलोंग वैसे भी कर ही रहा है। तो m1 प्लस आयोटा n m2 डॉट आयोटा n, किसके लिए, डॉट के लिए ले रहे हैं आपकी बार हम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं m1 और m2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे m1 m2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आयोटा आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, है ना, यहाँ -1 आ जाएगा और n1 n2, तो इसके माइनस यहाँ पे आ गया, प्लस आयोटा इन दोनों में देखो, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होएगा ये दोनों, तो कितना आएगा, आयोटा m1 n2 आयोटा m2 n1, तो आयोटा m2 n1 आ गया, और इधर क्या आएगा, आयोटा m1 n2, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये भी किसमें आएगा, j में। m1 m2 माइनस n1 n2, ये किसमें होगा, z में होगा, यानी ये पूरा एक इंटीजर हो गया। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, ये भी इंटीजर, और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा, तो ये z में बिलोंग करेंगे, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा गुणन संक्रिया के लिए द्विआधारी संक्रिया है, तो यानी ऐड, है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो यहाँ वही चीज़ लिखी गई है। नाउ नेक्स्ट, साथ ही सम्मिश्र संख्याओं तथा गुणन संक्रियाओं के लिए सहचर्य और क्रम मिनिमम, तो हम ये पहले से जानते हैं इंटीजर्स के लिए ऑलरेडी ट्रू है, फैक्ट है, आप इस तरीके से इसको फैक्ट याद रख सकते हैं। गाउसियन पूर्णांक 0 प्लस आयोटा 0 का योग तत्समक अव्यय है। अब देखो हमें m और आयोटा n की टर्म में क्या आना चाहिए, 0, तो वो क्या मिल जाएगा, एडिशन के लिए आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो 0 और 0 हम ले सकते हैं, इससे क्या मिल जाएगा, ना तत्समक अव्यय मिल जाएगा। उसी तरीके से यदि आपको इसका इन्वर्स चाहिए a प्लस आयोटा b का, तो -a माइनस आयोटा b, ठीक है, ये ऑब्वियसली j में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये गाउसियन पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, गुणन संक्रिया का तत्समक अव्यय हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 1 और आयोटा,
क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो फिर वही नंबर आ जाता है ना। तो ये आइडेंटिटी भी इसमें बिलोंग करती है। और इन्वर्स तो आ ही गया। गॉसियन पूर्णांक का समुच्चय क्रमविधि में तत्समक वलय है, यानी ये क्या हो गई, एक रिंग हो गई। कैसी रिंग हो गई? क्रमविधि में तत्समक, क्रमविधि मतलब कम्यूटेटिव, तत्समक मतलब आइडेंटिटी, वलय मतलब रिंग। साथ ही दो शून्य समुच्चय संख्याओं को साथ ही शून्य नहीं होता, ये संख्या को समुच्चय शून्यवाचक नहीं है। यानी अगर कोई भी नंबर मान ली a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, देन a डॉट b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, है ना। और यही तो किसकी स्टेटमेंट है, विद जीरो डिवाइजर की, विदाउट जीरो डिवाइजर की, है ना। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा, और विदाउट जीरो डिवाइजर होती है क्या हो जाएगा, एक गॉसियन समुच्चय, समुच्चय संख्याओं का समुच्चय है, गॉसियन पूर्णांक शून्यवाचक नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगी, पूर्णांक के बाद। तो जैसे भी मैंने स्टेटमेंट बताया, तो किसका स्टेटमेंट होता है, इंटीग्रल डोमेन पूर्णांक के प्रांत का होता है। अब a प्लस आयोटा बी इज नॉट इक्वल टू 0, आयोटा बी, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, सपोज कीजिए x प्लस आयोटा वाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आनी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a और x आ जाएगा, और b और y आ जाएगा माइनस में, ना, आयोटा आयोटा माइनस हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 के, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a x को और b y को, है ना। तो आयोटा से आयोटा गुणा होगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यानी आप अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आएगी a x माइनस बी वाई ब्रैकेट, आप लिखेंगे प्लस, फिर जब a से आयोटा मल्टीप्लाई होगा ए वाई आयोटा, आयोटा कॉमन ले लेंगे और इससे मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आयोटा, तो प्लस बी एक्स, है ना। और फिर क्या आ जाएगा, आयोटा। अब जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये तो किसके बराबर आ रहा है, 1 के, और ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट, उसके बाद वाला पेज यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, देखिए इधर। तो उसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने ये इक्वेशंस देख ली थी यहाँ तक हमारी, कि ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 1 होगा और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0 होगा, है ना। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से आपको मिलेगा एक्स बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वाई बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। एक बार फिर मैं चलिए बता ही देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। ओके, तो इक्वेशन थी ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 1, है ना, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 1। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू, y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा a बाई बी एक्स, है ना। और ये वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0 था, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस ए बाई बी इंटू ए इंटू एक्स बराबर कितना, 0। तो यहाँ से बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बी एक्स बराबर 0, है ना। अब ये एक्स कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 तो नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, शायद हमने कुछ गलती कर दी है। एक सेकेंड, हाँ, गलती हमने ये कर दी कि इधर यहाँ पे 0 नहीं था, 1 था, और हमने y को इधर भेज दिया, तो ये गलत कर दिया, है ना। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ से नहीं लेते हैं फिर हम इक्वेशन, इसको रहने देते हैं, फिर हम इक्वेशन इधर से बनेगी, क्योंकि इधर 0 है ना, तो इधर आसानी से इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ गलती कर दी, कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है। आप इसको इधर लेके जाइएगा, यहाँ पे, ठीक है, इसको इधर लेके जाइएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा।
पक्षांतरण करके हम x बाई वाई का मान निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b बाई ए एक्स, है ना। अब ये फर्स्ट वन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फर्स्ट वन इक्वेशन में जैसे आप पुट करेंगे तो ए एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b इंटू बी बाई ए एक्स, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दी। कौन सी इक्वेशन में, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर वन वाली इक्वेशन में, है ना। तो बराबर कितना है, वन। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए है, इसमें जैसे एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा और इधर एक्स हो जाएगा। पक्षांतरण करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो हमारे को यहाँ लिख रखी है हमने, सेम यही तो मिलेगी। इसी तरीके वाई की भी निकालना है, ठीक है। तो ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ जाएगी। अब जैसे हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या देखते हैं कि इस वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है ना, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सपोज लीजिए ए बराबर यदि 2 हो तो नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 और बी बराबर सपोज कीजिए अभी 3 ले लीजिए तो 2.4 प्लस 9 13 हो जाएगा, है ना। अब 2/13 प्लस ये क्या हो जाएगा वाई के हिसाब से -3/13, है ना। दोनों की वैल्यू बनेगी। अब अगर आप देखिए ये वैल्यू नॉट बिलोंग्स इन जे, कैसे वैल्यू आयोटा, आयोटा है लगा आयोटा, है ना। ये वैल्यू तो इसमें बिलोंग नहीं कर रही, क्यों क्योंकि 2/13 जो होगा, है ना, यानी हमारा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक्स जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे जेड, यानी ये क्या नहीं है कि इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए क्या नहीं होगा, एक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये इंटीग्रल डोमेन तो है मगर फील्ड नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। तो ये देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी ए डॉट बी ए प्लस बी के लिए वास्तविक संज्ञा सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र, तो काफ़ी ईजी है। सेम यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में एग्जाम्पल की वैसे करना है, मैं आपको सॉल्यूशन तो दिखा देता हूँ इसका, आपको करना खुद को ही होगा। ये आसान सा है, काफ़ी हो जाएगा बड़े आराम से, है ना। तो ये स्टेप्स होगी इसकी, ये देख सकते हैं। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये आसान है, एग्जाम्पल हमने कर भी लिया वैसे भी, इसके जैसे ये भी 2 एग्जाम्पल हम करके आए तो वैसे ही हो रहा है बस। ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया गया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो प्रूफ कीजिए कि ए प्लस ए बराबर 0 एंड ए प्लस बी बराबर 0 और आर क्या है, क्रम वेरिएबल है, आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ए प्लस ए बिलोंग टू आर है तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, वो किसके बराबर होगा, ये भी ए प्लस ए के बराबर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर यदि ए है ना, तो इसको ए यदि आप माने पूरे का तो ए स्क्वायर बराबर ये भी तो ए ही हुआ, है ना। तो इसे ए प्लस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस ए। फिर आगे देखेंगे तो ए प्लस ए के होल स्क्वायर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो 4 बार ए स्क्वायर आ जाएगा, चारों ए स्क्वायर को आप ए लिख सकते हैं, इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो राइट कैंसिलेशन लॉस से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब यहीं पे यदि ए बराबर यदि यहाँ बी रख दो तो ए प्लस बी बराबर भी 0 हो जाएगा, है ना, और बी बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ऐसे देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 0, तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस ए होना चाहिए, है ना।
इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि जीरो की वैल्यू हमने निकाली ना बी ए प्लस ए, तो यहाँ से आगे ए प्लस ए, अब वही राइट कैंसिलेशन लॉ से ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन देखें तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर भी ए प्लस बी के बराबर होगा, स्क्वायर बराबर ए वाला फॉर्म फंडा है यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। ऐसे कैसे रहेगा, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए, क्यों लिखा मैंने, ताकि मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकूँ। तो ए लिख दिया तो राइट कैंसिलेशन लेफ्ट कैंसिलेशन में से इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये यूँ क्यों रहा, और वही सेम चीज़ मैंने बी स्क्वायर के साथ भी करी, इसको बी लिख दिया और फिर इसको भी, इसको मैं क्या लिखता हूँ प्लस जीरो, सॉरी इसको मैं इधर ना लिख के इधर लिख देता हूँ प्लस जीरो, क्यों, ताकि मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकूँ, है ना। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी बराबर जीरो। अब जीरो बराबर तो क्या था, अगर आपको याद हो, जीरो बराबर हम फिर यहाँ पे यहाँ से देखिए ये रहा, बी बराबर क्या है, ए है ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी प्लस बी है बराबर जीरो है। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, और एक बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, तो बी ए, और ये तो मैंने एज इट इज रख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ए बराबर बी है ना, सेकेंड वन में प्रूफ करा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से वही लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए बी बराबर क्या आ जाएगा बी है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारी ये वाली यूनिट ख़त्म हुई। काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल करें, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जैसे कि 2 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, जैसे एक क्वेश्चन तो पूरा पक्का इसी का आएगा, सेकेंड में भी इसी का आ जाएगा आधा एक क्वेश्चन पर। तो अच्छी यूनिट थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।